Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसलिए हमें इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि बैंक के थ्रू हमको किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं और वो पेमेंट्स में हमें करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आज आपके लिए सबसे पहले लेकर आई हूँ चेक्स की डिटेल, जिससे कि आपको समझ में आए कि जब हम चेक फिल करते हैं तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और चेक में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और दूसरा कि चेक किस तरीके से बैंक में जाएगा और उसका जो विड्रॉल होगा। ठीक है, जब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले हम समझेंगे चेक्स के बारे में, और उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में, वो क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आपके लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो लेकर आए, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक चेक लिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि चेक को कैसे फिल करना है, क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेक में लिखा क्या क्या होता है। बैंक का नाम होता है, एड्रेस होता है, IFSC कोड होता है, यहाँ पर डेट का कॉलम होता है। डेट का कॉलम आप समझे ध्यान से किस तरीके से होता है। डेट के कॉलम में आप देख रहे हैं कि दो कॉलम होते हैं, दो कॉलम DD के हैं। डी मतलब हुआ डेट। फिर दो कॉलम हमें किसके दिए हुए हैं, M मतलब मंथ। और फिर हमें चार कॉलम किसके दिए हैं, वाई मतलब हुआ ईयर। ठीक है, अब आप समझेंगे कि हमें जो डेट के कॉलम है वो दो क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि डेट में हमारे मैक्सिमम डिजिट कितने होते हैं, दो होते हैं, इसलिए हमें यहाँ डेट के दो कॉलम दिए गए हैं। जैसे 11 है, 30 है, 31 डेट होती है, 26 डेट होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 26 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो डेट है हमें 5 लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 05। ये आपको ध्यान रखना है, आप ऐसा नहीं कि यहाँ 5 लिख देंगे, हमें कैसे लिखना है 05। इसी तरीके से हमें मंथ में ध्यान देना है कि मंथ में अगर हमें लिखना है 03, मतलब मार्च का मंथ है, हमें क्या लिखना होगा, मार्च का मंथ है तो 03, हम यहाँ क्या लिखेंगे 03 और ईयर लिख देंगे 2021। ठीक है, इस तरीके से हम फिल करेंगे। ऊपर यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू। इसका मतलब हुआ कि जिस डेट को हम ये चेक इशू कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 की डेट लिखी है, डेट हमने क्या लिखा है यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसका मतलब इस डेट से 3 मंथ्स तक ही ये चेक वैलिड है। 3 मंथ्स तक ही हम इस चेक को अपने अकाउंट में, मतलब जिसको भी हम पे करेंगे वो अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान से समझेंगे। उसके बाद जहाँ पे लिखा है वहाँ पर हमें उसका नाम लिखना होता है जिसको हमें चेक देना है। ठीक है, मान लीजिए हमने चेक देना है सोहन को, यहाँ पे इंडिविजुअल नेम भी आ सकता है या किसी कंपनी का नाम भी आ सकता है। कई बार हमें कंपनी को चेक देना होता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को देना है या किसी और कंपनी को देना है, तो वहाँ पर हम क्या नाम लिखेंगे, जो नाम हमें दिया गया है वो लिखेंगे जिसको हमें चेक देना है। मान लीजिए चेक सोहन। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से एक लाइन जो है वो इस तरीके से लगा देनी होती है। ये सेफ्टी के लिए होती है कि कोई हमारे चेक का मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, हमने क्या करा, यहाँ से एक लाइन लगा दी। उसके बाद हमें लिखना होता है जितनी पेमेंट हमें करनी है, तो यहाँ हमें वर्ड्स में लिखना है। मान लीजिए हमने सोहन को पेमेंट करनी है 10,000, तो हम लिखेंगे 10,000। ठीक है, 10,000 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ओनली। 10,000 के बाद हमें जो भी हमें लिखना है उसके बाद ओनली ज़रूर लिखें। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे न्यूमरल्स में 10,
10,000। ठीक है, ये समझ में आया आपको। फिर यहाँ पर हम अपने साइन कर देंगे, जो भी हमारे सिग्नेचर हैं बैंक में। यहाँ पर साइन करते वक्त ध्यान रखना है, जो सिग्नेचर हमने बैंक में किए हैं, मतलब जब हमने अपना अकाउंट ओपन किया था, ओपन बैंक में, किसी भी बैंक में, इस बैंक में जब हमने अपना अकाउंट खोला तो वहाँ पर जो हमने साइन किए हैं वही साइन हमारे होने चाहिए। अगर हमारे साइन बैंक के रिकॉर्ड से मैच नहीं करेंगे तो हमारा चेक एक्सेप्ट नहीं होगा और वो बाउंस हो जाएगा और उसका डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर होने का मतलब हुआ कि हमें चार्जेस देने होंगे उस डिसऑनर के। ठीक है, डिसऑनर होने के। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए हम इस तरीके से चेक देते हैं, हमने सोहन को चेक दे दिया, तो सोहन क्या करेंगे कि ये चेक हमारे दो तरीके से इसको कैश को ले सकते हैं। कैसे कि वो अपने अकाउंट में जमा करा दें, दूसरा वो क्या करेंगे कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पर ये चेक देकर क्या कहेंगे कि मुझे ये 10,000 रुपीज़ चाहिए और वो मुझसे हमारे अकाउंट बैंक से 10,000 रुपीज़ कैश निकाल लेंगे। बैंक में जो कैशियर है वो उनका आईडी प्रूफ देखेंगे, उनसे सिग्नेचर लेंगे और उनसे जो है वो उनको पेमेंट कर देंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि बैंक से डायरेक्ट कैश ना निकले, मतलब ये साथ के साथ हमारे बैंक से कैश ना निकाले, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा अकाउंट पे, मतलब ये चेक अकाउंट पे हो जाएगा। अकाउंट पे का मतलब क्या होता है कि जो सोहन है वो डायरेक्ट मेरे बैंक से जाकर कैश नहीं निकाल पाएंगे, उन्हें ये चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। किसी भी बैंक में उनका अकाउंट है, अपने बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना होगा। उनका बैंक जो है वो हमारे बैंक से, जिस भी बैंक का हमारा ये चेक है उस बैंक से कांटेक्ट करेगा और फिर वो पैसा जो है हमारे बैंक से सोहन के बैंक में चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चेक इशू करें और अकाउंट के थ्रू आप पैसा देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये 2 लाइन ज़रूर लगा दें। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं अकाउंट पे और सिर्फ 2 लाइन लगा देते हैं तो भी आप का मतलब आप जो पेमेंट करेंगे उसका मतलब यही होगा कि अकाउंट पे ही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कहीं ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमने स्पेलिंग गलत लिख दी और इसको काट के हम दोबारा नाम लिख दें तो वो भी गलत होता है। उस कंडीशन में भी जो है बैंक जो है चेक एक्सेप्ट नहीं करता, या हम यहाँ पे इसको दोबारा से ओवर राइट कर दें तो भी बैंक जो है चेक एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि बाई चांस कई बार हमें क्या करना होता है कि अपने बैंक की इंफॉर्मेशन देने के लिए कैंसिल चेक देना होता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम कई बार ऑनलाइन पेमेंट के लिए किसी कंपनी को हमें अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वहाँ पर हमें चेक देना होता है या किसी पर्सन को देना होता है। तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, आप कभी भी इस तरीके से चेक ना दें। आप क्या करें, 2 लाइन लगाएं और यहाँ लिख दें कैंसल्ड। ठीक है, जिससे कि आपके चेक का जो है वो मिसयूज़ ना हो सके। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि चेक को किस तरीके से फिल करना है। दूसरा आपको समझाना था, पासबुक में जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं। पासबुक के कॉलम या बैंक स्टेटमेंट में कॉलम्स होते हैं, आप समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, हिंदी में दिनांक कहेंगे। फिर चेक नंबर होता है, जो हमारा चेक्स होते हैं उन सब के ऊपर नंबर्स होते हैं। जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पर हमें नंबर दिख रहा है, ये चेक नंबर होता है। तो ये चेक नंबर जो है वो जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारी बैंक की स्टेटमेंट में आ जाता है कि किस चेक नंबर के थ्रू हमने पेमेंट की है। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स में जैसे पेमेंट हो रही है, बाय चेक हो रही है, बाय कैश हो रही है, किस पार्टी को हो रही है, वो यहाँ लिखा होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ लिखा है डेबिट अमाउंट, मतलब निकाली गई रकम। तो ये मैंने आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें भी समझाया था कि डेबिट का मतलब बैंक के लिए क्या होता है। बैंक का मतलब बैंक क्या करता है, जो पासबुक में एंट्री होती है वो हमारी
बैंक की तरफ से होती है, तो इसलिए डेबिट अमाउंट का मतलब हुआ कि हमारे अकाउंट से पैसा गया, ठीक है। और क्रेडिट अमाउंट का मतलब हो गया हमारे अकाउंट में पैसा आया, जमा की गई राशि। जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारे इस वाले कॉलम में एंट्री होगी, और जब हम बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो इस कॉलम में एंट्री होगी, डेबिट वाले में। और यहाँ पर बैलेंस आता है जो हमारा बैंक में उस वक्त बैलेंस होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में कि NEFT IMPS क्या होता है, ठीक है। तो थैंक्स।